तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर उससे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। जिन्हों जो नए हैं इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो आज चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ओके, एकदम बेसिक से हम लोग करेंगे आज। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो इस तरह से देखते हैं 2x प्लस 5 या 3y प्लस 10 है ना, 2xy प्लस 1। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट ये फॉर्म्ड कैसे होता है ना, ये 2x प्लस 5, 3y प्लस 10, 2xy प्लस 1, ये आखिर फॉर्म्ड कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म होने में वेरिएबल, कांस्टेंट है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट का रोल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म होने में। तो कैसे देखते हैं, चलिए। सो व्हाट इज वेरिएबल, बताइए व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है वेरिएबल उसको बोलते हैं, वेरिएबल हमेशा हम लोग अल्फाबेट लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। वेरिएबल को हम इसी अल्फाबेटिक लेटर से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं होता, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि एक्स, मान लीजिए ये 2x है। ठीक है, ये 2x जो है और ये जो x दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये वेरिएबल है ना, ये एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, जो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, जो नॉट फिक्स्ड है, जिसका हमें वैल्यू पता करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। और ये क्या है आपका, बताइए, ये आपका कोएफिशिएंट है। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट। बट इसके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देख लीजिए, ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल, जो कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, उसे ही हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, एंड कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट। जैसे कि ये मान लिया एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 5। ओके, तो ये जो 5 है, ये 5 जो है इसका वैल्यू तो फिक्स्ड है। ये जो 5 है इसका वैल्यू तो 5 ही है ना, इसका वैल्यू तो पूरा फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, जो कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जिसका चेंज नहीं किया जा सकता, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, 5 भी हो सकता है, 6 भी होता है, 100 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, और वेरिएबल जो है किससे डिनोट किया जाता है, अल्फाबेटिक लेटर से, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी लेटर से वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है, किसी वेरिएबल और कांस्टेंट के दोनों को मिलाकर। किस तरह से, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के जो भी है, इस तरह से हम ये क्या बोलते हैं, ये दोनों को फॉर्म करते हैं, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके या डिवीजन या फिर इस तरह। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन है ना, तो यहाँ पे जो 10xy है, ओके, और ये जो 20 है, ये xy तो वेरिएबल है ना, और 20 क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये जो 10xy है, ये 10xy किसका फैक्टर है, ये किसका प्रोडक्ट है, ये किससे मिलकर बना है बताइए? 10 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना। अगर और भी इसका आगे फैक्टर करें तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये जो है 10xy का फैक्टर है ना। तो इस तरह से ये 10xy बना है, ये इसका प्रोडक्ट है। 2 इंटू 5 इंटू 2 5 10, 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, फिर 10x को y से मल्टीप्लाई किया तो 10xy हो गया। अब इसमें हम क्या कर दिए, 20 ऐड कर दिए, है ना। तो ये जो यहाँ पे 20 ऐड कर दिए, पर यहाँ पे तुम बोलोगे यहाँ पे तो ऐड नहीं, यहाँ माइनस का साइन है ना। तो हम कैसे समझेंगे, जैसे कि ये जो 10xy है, एक और चीज आता है जिसे हम लोग बोलते हैं टर्म, है ना। टर्म, टर्म क्या है, यहाँ पे देख लो ये 10xy, ओके। तो ये 10xy एक अलग अपना एक टर्म है, और ये -20 ये एक दूसरा टर्म है ना। ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, और ये दोनों को मिलाकर ऐड करके ये क्या बना है, एक्सप्रेशन बना है, ओके। और एक एग्जांपल से समझते हैं। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो ये जो टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन है, जैसे कि हम बताएं टर्म्स किसे बोलते हैं, 2x, ओके, 3y -2y, ये सब क्या है, ये सब एक टर्म है, ये सब क्या है, ये सब एक टर्म्स है। अब इसी में अगर हम एक नंबर ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन। 3xy में -5 ऐड कर दिए तो ये भी क्या बन गया, एक्सप्रेशन। -2y में +10 ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम बताते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। मान लो यहाँ पे 25xy है, ओके। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू x इंटू y, यही बनेगा। मान लो 21x² है, ये एक टर्म है, इसका फैक्टर क्या है बताओ, 3 इंटू 7 इंटू x, 2x ना, क्योंकि ये x² है तो 2x हुआ, तो 3 इंटू 7 इंटू x, तो इसे ही हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, ओके। एक आपको डायग्राम से समझाते हैं, वेट। मान लो एक एक्सप्रेशन है, ओके, वो है 4x² -3xy, ओके। अब इसे जो है, इसमें कितना टर्म्स है बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है 4x² -3xy, इसमें कितना टर्म्स है बताओ, दो टर्म्स है ना। एक हो गया तुम्हारा 4x², दूसरा हो गया -3xy, ओके। ये दो टर्म्स हुआ, ये क्या है, टर्म्स है। अब हमें इसका क्या निकालना, फैक्टर्स, इस टर्म्स का फैक्टर्स बताओ। तो यहाँ पे 4x² है, तो इसका फैक्टर कैसे होगा, 4 इंटू x, है ना। अब इसका फैक्टर्स बताओ कितना होगा, -3 इंटू x इंटू y, हुआ, समझ में आया यहाँ तक। अब और एक समझाते हैं आपको, एक और एक्सप्रेशन है,
वो है 5xy प्लस 10, है ना। इसमें बताओ कितना टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है, एक है 5xy और एक है 10। ओके, अब वो फैक्टर्स निकालो, तो इसका फैक्टर्स क्या होगा, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये फैक्टर होगा। ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को। अब आते हैं, और एक वर्ड है और एक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, दैट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स, व्हाट इज कोएफिशिएंट्स, बताओ। एक टर्म है, उसमें कोई न्यूमेरिकल फैक्टर है, जैसे कि मान लो 2xy, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, 2 है, तो 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ xy, तो 2 क्या है, ये कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट। मान लो 5x² y है, तो फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है, 5 है, 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x² y, और यहाँ पे 2 इज कोएफिशिएंट ऑफ xy, है ना। यहाँ पे 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, यहाँ पे 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² y, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। और एक एग्जांपल बताते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। -3xy, ओके, ये एक टर्म है। अब इसमें से बताओ कोएफिशिएंट कौन है, 3 है ना। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ लिखते हैं 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, जो कि ये रॉन्ग है। 3 इज नॉट द कोएफिशिएंट ऑफ xy, क्या होगा, -3, ये माइनस को वो काउंट ही नहीं करते इसके साथ, ये -3 आपको लिखना पड़ेगा, -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, okay, not 3 is the coefficient of xy, -3 is the coefficient of xy। इसी तरह -5x, तो क्या होगा यहाँ पे, -5 is the coefficient of x, ओके ओके। नेक्स्ट आते हैं, इसी कोएफिशिएंट पे ही आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लिए थे ना, -3xy, ये तो हम बताए आपको, ये जो न्यूमेरिकल होता है, जो नंबर है, ये जो -3 है, तो इसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब इसी से पूछ दिया आपसे एक क्वेश्चन कि बताओ x का कोएफिशिएंट बताओ इस क्वेश्चन, इस टर्म में, ठीक है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन -3xy, तो यहाँ पे क्या आपको लिखना पड़ेगा, x इज द कोएफिशिएंट ऑफ -3y, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ ले y का कोएफिशिएंट बताओ इसमें, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, y इज द कोएफिशिएंट ऑफ -3x। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। इसी तरह इसका पूछ लिया, सॉरी, सो -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि मान लो यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है,
2x है, 5x है, 1x। क्या हम लोग 1x लिखते हैं इस तरह? नहीं, 1x कभी भी लिखा नहीं जाता। हम लोग क्या लिखते हैं? x। सिर्फ x लिखने का मतलब ही हुआ कि वो 1 वैल्यू है उसका। ओके, सिर्फ y लिखने का मतलब ही हुआ कि ये 1 वैल्यू है y का। सिर्फ z लिखने का मतलब ही हुआ कि ये 1 वैल्यू है z का। हमें 1 नहीं लिखना होता, हमें 1 नहीं लिखना होता है। ओके, तो a सिर्फ x लिख देने का मतलब ही है कि वो 1 है। ठीक है, जैसे कि अब एक क्वेश्चन है, मान लो एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि बताओ इसका कोएफिशिएंट बताओ, क्या होगा? इसमें तो कोई नंबर तुम्हें दिख नहीं रहा है, 2 3 4 5 कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा, तो बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बताओ? 1। 1 क्योंकि हम बताए ना इसमें कोई नंबर्स नहीं, मतलब कि 1 है। सो 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। ओके, अगर माइनस एक्स वाई दिया हुआ है तो क्या समझेंगे? -1 इज द कोएफिशिएंट। ओके, नॉट ओनली 1। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं टर्म, और यहाँ पे लिखते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके, एक्सप्रेशन, टर्म which is not constant and numerical coefficient. So question 1 is xy plus 4. Question 2 is 13 minus y square. Question 3 is 13 minus y plus 5y square. Question 4 is 4p square q minus 3p q square plus 5। ये तो सारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन है। अब इसमें से तुम्हें टर्म लिखना है विच इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट को छोड़कर जो टर्म है वो तुम्हें यहाँ पे टर्म ढूंढ के यहाँ लिखना है। फिर उस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टर्म। तो हेयर इज एक्स वाई प्लस 4। ठीक है, तो 4 तो कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट एज अ टर्म उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, हमें ये वाला लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज एक्स वाई। ओके, एक्स वाई लिख दिए। अब ये बताओ इसमें से ये जो एक्स वाई लिखे टर्म, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? अब जैसे कि यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं ना, नहीं है ना, तो क्या हम मानेंगे? 1। सो 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। ओके, क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो 13 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 13 हमें नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें टर्म लेना है। तो टर्म क्या क्या हम वाई स्क्वायर लेंगे? वाई स्क्वायर टर्म लेंगे? नहीं, ये माइनस भी उसके साथ काउंट होगा, माइनस वाई स्क्वायर होगा। ओके, अब इसका बता न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? इसमें तो कोई नंबर है नहीं, तो क्या होगा? 1 होगा, बट यहाँ पे माइनस है, सो दैट्स व्हाई हियर यू हैव टू गिव -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब हम आते हैं यहाँ पे 13 माइनस वाई प्लस 5y स्क्वायर, है ना? तो इसमें बताओ, ये तो 13 कांस्टेंट है, बट इसको छोड़कर यहाँ पे दो टर्म है, एक है -y, दूसरा है 5y स्क्वायर। तो पहला जो टर्म है वो है यहाँ पे -y, और दूसरा जो टर्म है वो यहाँ पे है 5y स्क्वायर, है ना? अब इस -y में देखो, इस -y में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? -1, और ये दूसरा वाला टर्म में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? 5, है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, बाकी यहाँ पे दो टर्म है, एक है आपका 4p स्क्वायर क्यू, और दूसरा है आपका -3p क्यू स्क्वायर। अब इसमें बताओ 1 वाला में इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो वो है 4, और 2 वाले में -3। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ तक के?
ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे भी कोई एक एक्सप्रेशन है, वेट, एक्सप्रेशंस, ओके, टर्म विथ फैक्टर x and here coefficient of x। सो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशंस 4x माइनस 3y, क्वेश्चन 2 8 माइनस x प्लस y, क्वेश्चन 3 y स्क्वायर x माइनस y, क्वेश्चन 4 2z माइनस 5xz। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है वो टर्म लिखो जिसमें फैक्टर x है, जिसके साथ x है वो तुम्हें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। टर्म विद फैक्टर x, जिसमें x है वो टर्म आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है 4x माइनस 3y, तो यहाँ पे x किसके साथ है, ये वाला है ना 4x, 3y तो नहीं है, यहाँ पे देखो x तो नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो हमें सिर्फ ये लिखना पड़ेगा 4x। अब पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट ऑफ x, जैसे कि हम आपको बताए थे, यहाँ पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है, ना कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इस टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, 4 है। ओके, 4, तो 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस फैक्टर में कहां पर है, ये वाला है, ये टर्म, सो माइनस x। अब इसमें बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, कोई भी नंबर्स नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसके साथ है y स्क्वायर x, तो बताओ इसका x का कोएफिशिएंट पूछा है, तो x का जो कोएफिशिएंट पूछा है तो वो कौन है, वो y स्क्वायर है। ओके, सो y स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 5x z है ना, माइनस 5xz, तो यहाँ पे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट बताओ, तो क्या होगा, माइनस 5z। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आया। एक अगर सिंपल वर्ड में बोले कि यहाँ जो पूछ रहा है, इन दिस एक्सप्रेशन, ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट टर्म इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। जो रिमेनिंग पार्ट मतलब जो x का पूछा है ना, यहाँ पे ये जो x का पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x को छोड़कर बाकी जितना भी आपका जो ये है -5 ये z है, वो आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट में। इसी तरह यहाँ पे x को छोड़कर बाकी जो भी है वो आपका यहाँ पे होगा, इसी तरह इसमें भी और इसमें भी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, what is like and unlike terms? So when terms have the same algebraic factors, मतलब वो सारे टर्म्स जिसका algebraic factor सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, like terms। क्या बोलते हैं, like terms।
and when the terms have different algebraic factors they are unlike terms. एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एक algebraic एक्सप्रेशन है वो है 2xy minus 3x plus 5xy minus 4. ओके, अब इसमें से अगर पूछा जाए बताओ कि इसमें से लाइक टर्म्स कौन सा है और अनलाइक टर्म्स कौन सा है, तो कैसे बताओगे? बताओ कैसे बताओगे? जैसे कि हम आपको बताए लाइक टर्म्स के लिए हम क्या बताए थे आपको कि व्हेन द टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर, अगर वो टर्म्स का अलजेब्रिक फैक्टर सेम हो रहा है, अलजेब्रिक फैक्टर सेम हो रहा है, तो एक एक करके सारे टर्म्स का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म लेते हैं 2xy, दूसरा टर्म लेते हैं -3x और क्या है 5xy, है ना। तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका जो फैक्टर होगा -3 इंटू एक्स, इसका जो फैक्टर होगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2xy और 5xy में सेम अलजेब्रिक फैक्टर हो रहा है। अलजेब्रिक फैक्टर मतलब ये x और y, xy ये दोनों जगह सेम है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा। क्या होगा, लाइक टर्म्स। ओके, क्योंकि इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है। यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। अगर यहाँ एक्स होता और यहाँ पे एक्स वाई होता वो सेम नहीं होता। देखो यहाँ पे एक्स है बट वाई नहीं है, तो इस वजह से ये लाइक टर्म्स नहीं हुआ। ओके, ऑन द अदर हैंड द टर्म्स जो बचा है आपका 2xy एंड -3x हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स सो दे आर अनलाइक टर्म्स। देखो अगर इसको कंपेयर करें या फिर ये इससे कंपेयर करें तो ये दोनों अगर हम बोले तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगा, या फिर ये दोनों बोले तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर है। ओके, इसी तरह आप बोल लो ये 4 और 5xy ये दोनों भी अपना एक अलग अनलाइक टर्म्स है। 4 को 3x के साथ भी कर दोगे तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स है। इसी तरह 4 को 2xy के साथ भी कर दोगे तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ये जो भी आपका टाइप्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ये सब क्या होता है इसका पूरा फुल ये आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब तक के आप लोग को अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो नए हैं इस चैनल में वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।